तो आप सभी को स्वागत करता हूं जेआरएफ अचीवर्स हिंदी साहित्य इतिहास को हम आज देखने की यहाँ पे प्रयास करेंगे। और हिंदी साहित्य इतिहास का आदिकाल को यहाँ पे देखने की हम जो है पूरी तरीके से आदिकाल की समय सीमा और उसके अंदर किन किन विशेषताओं के ऊपर चर्चा किया गया है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो हम जब पहले देखते हैं आदिकाल की समय सीमा के ऊपर, तो आदिकाल की समय सीमा को क्या कहा गया है, 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी के अंदर जो है आदिकाल को रखा जाता है। और प्रमुख रूप से आदिकाल को विभाजित करते समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नाम क्यों रखा, आदिकाल का समय सीमा इतना क्यों आया, तो इन सभी चीज़ों का अगर आप पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका जो है प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूं, उस प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर के आप इन सभी चीज़ों को जान सकते हैं। तो आदिकाल को हम पूर्ण रूप से समझते हैं। आदिकाल को यहाँ पे पूर्ण रूप से समझाने के लिए पहला एक कोटेशन रखा गया है, उस कोटेशन को देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम चरण आदिकाल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हिंदी साहित्य प्रारंभ होता है तब से जो है उसका प्रारंभ चरण, पहला चरण जो है आदिकाल के नाम से जाना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा तथा इसका समय 993 से लेकर के 1318 ईस्वी तक माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा और इसका समय सीमा कुछ इस कदर माना गया है, आपका 1993 से लेकर के 1318 ईस्वी के अंदर माना गया है। तो आदिकाल को अन्य विद्वानों ने क्या कहा, आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, आप इस कमेंट सेक्शन में बताइए। और वे इस काल में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चलते थे। तो आदिकाल के अंदर जो वीर गाथात्मक रचनाएं हैं उसको इस काल के अंदर मान करके चलना जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक अलग ही भूमिका लेकर के चलता है। इस काल में अधिकांश जो है रासो काव्य के रूप में मिलता है। तो रासो काव्य जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, इस तरह के महान रासो काव्य हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो जब हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का समय 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य संबंध 1050 से लेकर के 1375 तक माना गया है। तो इसमें पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए बोला गया है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य की हिस्से को जो है आदिकाल माना गया है। तो हम जब शताब्दी में देखें तो 8वीं से लेकर के 14वीं, और हम जब संवत में देखें तो 1050 से लेकर के 1375 के अंदर माना गया है। सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम रखा है। मैं जो क्वेश्चन पहले पूछा था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस नाम से एक्चुअली में आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं कि आदिकाल की विशेषताएं और उसका साहित्यिक प्रवृत्ति कैसा था। आदिकाल के साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियां और तत्कालीन परिस्थिति के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां रासो साहित्य की प्रवृत्तियां ही मानी जाती है। तो इसमें क्या कहा गया कि आदिकाल साहित्य में उपलब्ध जितने भी प्रवृत्तियां हैं उस समय के प्रवृत्तियां या उस समय की परिस्थिति को लेकर के चलता है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो साहित्य होता है वो साहित्य क्या होता है, उस समाज का एक प्रतिबिंब होता है। और उस प्रतिबिंब को यहाँ पे आदिकाल का जो समय सीमा है 1050 से लेकर के 1375, इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो आदिकालीन साहित्य के अंदर आता है। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं रासो साहित्य की प्रवृत्तियां मानी जाती है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, बहुत सारे ऐसे रासो काव्य हैं जो कि आदिकाल के अंदर आते हैं। तो इसमें और एक चीज है जो कि ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। जैसे कि हम ऐतिहासिकता का अभाव देखते हैं, किस तरह से ऐतिहासिकता यहाँ पे उसका अभाव मिलता है। कुछ आगे की और पंक्ति पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति है, किंतु इन काव्य ग्रंथ में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। जैसे कि रासो काव्य की एक प्रमुख नायक होगा
और वो काल्पनिक पात्र होगा, वो एक ऐतिहासिक पात्र होगा। काल्पनिक कहना तो गलत होगा, लेकिन ऐतिहासिक पात्र कहना सही होगा। ऐतिहासिक पात्र होगा, लेकिन इसकी जो ऐतिहासिकता है उस ऐतिहासिकता को रक्षा किया नहीं गया है। वस्तुतः इन ग्रंथ में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है, परिणामतः इन अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती है। कि इसमें कहा गया, इसमें इन ग्रंथ में तथ्य कम है, डाटा कम है और कल्पना अधिक है। कल्पना की प्रचुरता देखने को मिलता है और इसके ये होने से क्या होता है, इसमें परिणामतः क्या होता है, ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होते हैं। जितने भी जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं, जो इतिहास में घट गया है, ऐतिहासिक का मतलब जो इतिहास में घट गया है, लेकिन यहाँ पे उसको प्रामाणिक रूप में रखा नहीं जाता। इसी वजह से यहाँ पे कहा गया कि ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। इन ग्रंथ के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं, जो लिखने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। वो जो उस समय का इतिहास है, वो इतिहास से ये इतिहास जो लिख रहे हैं वो मेल नहीं खा रहा है। जैसे कि घटना, नाम बलि एवं तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होते हैं, वह इतिहास सम्मत नहीं होते। जो रासो काव्य में हम हिंदी साहित्य के अंदर पढ़ लेते हैं, वो हम जब इतिहास में जाकर के देखते हैं तो वो चीज सटीक रूप में नहीं बैठती। तो ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथ में जिन सावधानी की उपेक्षा की जाती है, उससे ये नितांत विमुख है। जिन जिन चीजों को ध्यान में रख करके इन सभी काव्य को लिखना चाहिए, इन सभी रासो ग्रंथ को लिखना चाहिए, वो सभी यहाँ पे देखा नहीं जाता। उन सभी चीजों का अवहेलना किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। उसके बाद हम जब आते हैं इतिहास के अंदर, जो परिणामतः इन ग्रंथ से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। अगर इतिहास में जैसा है वैसा अगर लिख देते तो इतिहास को प्रामाणिक माना जा सकता था, लेकिन जैसा वहां पे है यहाँ पे वैसा देखने को नहीं मिलता। जो आदिकालीन साहित्य है वैसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से यहाँ पे इतिहास जो तथ्य है वो तथ्य सत्य उद्घाटन नहीं होता। मतलब हम यहाँ पे पूरा ट्रूथ है ये नहीं बोल सकते। इतिहास में अतिशयोक्ति बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथ में ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। इन आदिकालीन साहित्य के अंदर जितने भी चारण कवियां हैं वो अतिशयोक्ति मतलब राजा का जो युद्ध का वर्णन है, जो युद्ध एक्चुअली में हुआ था उसको और बढ़ा चढ़ा करके बोलना, और इसका जो है प्रमुखता देखने को मिलता है और काल्पनिकता का प्रमुखता देखने को मिलता है। काल्पनिक जगत में वो विचरण करते हैं, इसी कारण ऐतिहासिकता का यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। और ऐतिहासिकता का अभाव के साथ साथ इस आदिकालीन साहित्य के अंदर और कौन से चीजों को देखने को मिलता है, यहाँ पे युद्ध वर्णन में सजीवता देखने को मिलता है। मतलब हम देखेंगे कि रासो ग्रंथ में हम अगर उस चीज को पढ़ेंगे, उस चीज को देखेंगे, जैसे कि लगेगा कि हमारे सामने ही युद्ध हो रहा है। लेकिन हम जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, रासो ग्रंथ में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथ में जहां जहां युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं, वहां वहां ऐसे प्रतीत हैं जैसे कभी युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। और हम उस चीज को जब पढ़ेंगे, हमारे सामने भी एक स्क्रीन प्ले होगा, जैसे कि हमारे सामने कोई युद्ध चल रहा है, इस तरह का स्क्रीन प्ले होगा। तो चारण कवि लेखन कौशल में ही नहीं, युद्ध के दृश्य को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। वो इतना सजीव वर्णन कैसे कर पाते थे, ये भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है। लेकिन ये क्वेश्चन आता कैसे है, जब चारण कवि उस चीज को देखेगा, उस चीज को देख लेने के बाद वो अपनी कविता लिखेगा, तो वो उसी चीज को लिखेगा और हम उसी चीज को पढ़ेंगे तो हमारे सामने भी अच्छी तरीके से उस चीज को समझ में आ जाएगा। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति नहीं है, वो अपने रियलिटी में उस चीज को
वैसे ही जो है व्यक्त करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो आंखों देखा हाल सुनाते हैं, लेकिन पूरी वास्तविकता को प्रेजेंट नहीं करते, काल्पनिक जगत में विचरण करके उस चीज को कहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे युद्ध की सजीवता देखने को मिलता है, लेकिन ऐसी ऐतिहासिकता का प्रामाणिकता यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार ना होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का संपन्न है। मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे कवि की कल्पना जितना होता है और उसके साथ साथ चमत्कार भी होता है, उसके साथ साथ वीर हृदय की उच्छ्वास मतलब वीर रस की प्रधानता को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। कल्पना जगत में उतना विचरण नहीं करते जितना कि वो पहले करते थे। मतलब कल्पना जगत और चमत्कार जगत को उतना महत्व ना दे करके वीर प्रधान काव्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन कल्पना और चमत्कार उसके साथ साथ विचरण करता है, उसके साथ साथ रहता है। युद्ध के प्रसंग में ये चीज रहता है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी। उस समय युद्ध उतना जरूरी था, लेकिन अतः एक ऐसे वर्ग की उपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करे। तो क्या राजा क्या चाहते थे, इस आदिकाल के सजीव युद्ध का वर्णन क्यों होता था, इसका कारण भी यहाँ पे दिया हुआ है कि हम यहाँ पे चाहते थे राजा कि जो ऐसा एक कवि बने जो कविता लिखे, उस कविता को पढ़ने के बाद क्या हो कि सभी लोग उस राज्य में रहने वाले जितने भी प्रजा हैं वो क्या करें, युद्ध की के लिए तत्पर हो, युद्ध में जाने के लिए तैयार हो। कारण क्यों होता है कि राजा चाहता है कि वो अपना राज्य जो है और अधिक विस्तारित करे और ज्यादा समृद्ध बनाए, अपने आप को और बलशाली बनाए। लेकिन ये कब होगा, जब चारण कवि लिखेंगे उसके बारे में और बहुत ज्यादा वीर रस को प्रधानता दे करके उस चीजों को लिखेंगे, उस चीजों को जो प्रजागण उस चीजों को पढ़ करके उनके अंदर वीर रस की प्राप्ति होगा, तभी जाकर के वो सक्सेसफुल कहलाएंगे। जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके, चारण कवि इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। कौन पूर्ति करते थे, ये चारण कवि पूर्ति करते थे। कारण क्या होता था, चारण कवि जब इन सभी चीजों को पूर्ति करते थे, वीर रस को प्रधानता दे करके कविता लिखते थे, तो राजा प्रसन्न होते थे। राजा जब प्रसन्न होंगे तो उनको जो है धन प्राप्ति होगा। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णन के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है। जो पृथ्वीराज रासो है उसमें क्या है, युद्ध का इतना सजीव वर्णन किया गया है, इतना सटीक वर्णन किया गया है, उसको एक महाकाव्य के रूप में या आदिकाल के अंदर सबसे प्रमुख चीजों के रूप में जाना जाता है। और आगे की ओर जब बढ़ते हैं, इसमें क्या देखने को मिलता है, संकुचित राष्ट्रीयता देखने को मिलता है। संकुचित राष्ट्रीयता का मतलब क्या है, इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु इसमें संवेदन अभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। ये क्या होते थे, पहले जो देश था, हमारा जो भारत वर्ष था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में जब बटा हुआ था, तो एक राजा अपने राज्य को विस्तारित करने के लिए दूसरे राजा के संग युद्ध करता था। तो यहाँ पे एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध करेगा, वो भी राजा भी कहाँ, भारतवर्ष का है, ये भी राजा भारतवर्ष का है। इन दोनों के अंदर अगर लड़ाई होगा तो उन दोनों के अंदर कोई मरेगा कोई जिएगा। लेकिन वो दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन अपने जो है अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने राज्यों को समृद्ध करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो दोनों लड़ रहे हैं लेकिन राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो इसीलिए संकुचित राष्ट्रीयता का अभाव, संकुचित राष्ट्रीयता देखने को मिलता था। उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और इन राज्यों के शासन या शासक अपने छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे। अपने छोटे से राज्य में ही वो अपने राष्ट्र की तलाश करते थे। अपने पूरे राष्ट्र को जो है
क्या नहीं करते थे कि उस चीज को ध्यान में नहीं रखते थे। अगर ये दोनों राजा राजा अपने अंदर लड़ेंगे तो एक राजा मरेगा, एक राजा जिएगा, इस तरह से चलता था। लेकिन पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। कारण क्या होता था, एक राजा दूसरे राजा के संग लड़ता था, लेकिन जब दूसरे राजा के ऊपर किसी तरह का विपत्ति आएगा या विदेशी राज्य आकर के उसके ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो इस राजा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको रंच मात्र भी क्या नहीं होगा, विचलित नहीं हो पाएगा। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देश साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित किए जाने लगे। यही कारण था कि हमारे अंदर एकता नहीं था, इन राजाओं के अंदर एकता नहीं था। इसी संकुचित मानसिकता के कारण, इन संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे देश साम्राज्य विदेशी के हाथों में जाने लगे। अब समझ में आ गया होगा कि धीरे धीरे क्या होता गया कि मुसलमान अब जो है हमारे भारत में आ चुके हैं, मुसलमानों का साम्राज्य हमारे भारत में धीरे धीरे विस्तारित होने लगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीयता, संकुचित राष्ट्रीयता क्या होता है। उसके बाद हम जब देखेंगे कि जो आश्रयदाताओं का प्रशंसा, आश्रयदाताओं का प्रशंसा क्या होता है। आश्रयदाता कौन है? चारण कवि किसके आश्रय में रहते थे? चारण कवि आश्रय में रहते थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे। तो राजाओं का प्रशंसा करना उनका धर्म कहलाएगा या उनका स्वधर्म कहलाएगा। रासो ग्रंथ के रचयिता चारण कवि कहे जाते थे और वे अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम धर्म या कर्तव्य मानते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आश्रय में किसके हैं? राजाओं के हैं, तो उनके वीरता का प्रशंसा करना, आप इतने महान हो, आप इतने बलशाली हो, आप जो है 100 हाथियों का बल आपके अंदर है, इस तरह के जो है वर्णन किया करते थे आदिकाल के चारण कवि। तो दरबारी कवि होने के कारण, दरबार में रहने के कारण उनको दरबारी कवि कहा जाता था। दरबारी कवि कौन थे? चारण कवि थे। और दरबारी कवि कहे जाने, कवि होने के कारण अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता, शौर्य, यश, वैभव, प्रतिपक्षी राजा की हीनता, अतिशयोक्ति का वर्णन इन चारण कवियों की प्रमुख विशेषता कही जाती। जिस राजा के पास वो रहते थे उनका तो आप इतने महान हो, आप इतने यशवान हो, आपके अंदर इतना सारा हाथी घोड़ा ये सब ये वो इनका ढिमका सब कुछ है, लेकिन वो उस राजा के प्रशंसा करने के साथ साथ वो जिस राजा के संग लड़ाई करने जाते थे उसके हीनता का भी वर्णन करते थे कि उस राजा के पास ये नहीं है, हमारे राजा के पास ये है, हमारे राजा इतना महान है, ये राजा उतना महान नहीं है। इन सभी चीजों के अंदर आश्रयदाताओं की प्रशंसा का वर्णन चारण कवि की विशेषता कही जा सकती है। आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आश्रयदाता राजा की वर्णन या उसके प्रशंसा किस तरह से चारण कवि किया करते थे। तो पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसा परक काव्य रचनाएं हैं। यहाँ पे बोला भी गया है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, इन सभी रचनाएं क्या होते हैं कि इस कोटि में आते हैं, जिसमें कवि अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी प्रशंसा प्रतिपादित की है। तो जिस राजा का वर्णन करेंगे उसको राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, हरिश्चंद्र आप सबसे महान हो, इस तरह का जो है वो गायन करेंगे या काव्य रचना करेंगे। अब आगे की ओर बढ़ करके हम जब देखते हैं कि आदिकाल के अंदर और किन चीजों की प्रधानता हमको देखने को मिलता है, तो हमको प्रधानता देखने को मिलता है प्राथमिकता में संदेह। तो प्राथमिकता में संदेह का मतलब क्या होता है, हम अब जो है समझने की कोशिश करेंगे। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता का संदिग्ध है। जो रासो काव्य लिखा जाता था वो ऐतिहासिक के अंदर विश्वास नहीं किया जाएगा, तो उसको कैसे प्रामाणिक माना जाए, आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा। तो पृथ्वीराज रासो
रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है वह भी अप्रामाणिक मानी गई है। जो पृथ्वीराज रासो है उसको भी अप्रामाणिक माना जाने का कारण वही है, उसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि इतने बड़े पंडित माने जाते हैं हिंदी साहित्य जगत के, वो कह दिए कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, नकली है। इसी प्रकार खुमान रासो और परमाल रासो की भी प्रामाणिकता में संदेह है। अगर प्रामाणिकता का मतलब क्या है? ठोस सबूत के साथ किसी चीज को प्रस्तुत करना, लेकिन यहाँ पे तो ठोस सबूत ही नहीं है, तो प्रामाणिकता कहाँ से बनेगा? उसके बाद कल्पना की प्रचुरता, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? और एक चीज देखने को मिलता है, कल्पना की प्रचुरता। कल्पना की प्रचुरता क्या होता है? चारण कवियों की रचनाएं तथ्य परक ना होकर के कल्पना परक था। वो डाटा जो तथ्य है उस समाज में, उस सोसाइटी में, उस चीज को वो प्रेजेंट नहीं करते थे, अपने कल्पना के जगत में घूमते थे। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में है, पर इस इतिहास नाम मात्र का ही है। इसमें इतिहास पात्र तो देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका कल्पना इतना आगे बढ़ चुका है कि वो नाम हो जाने से वो सिद्ध नहीं होता कि ये इतिहास के पात्र जो है उतना प्रमुख महत्व रखते हैं इस ग्रंथ के अंदर। उनके किए हुए काम को सटीक रूप से वर्णन नहीं किया जाता, इसीलिए बोला गया है कि तथ्य कम है और कल्पना ज्यादा है। इसी वजह से कहा गया कि कल्पना की प्रचुरता देखने को मिलता है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तथ्यों तक की कल्पना कर ली है। मतलब जिस तरह से कितने चीजों का कल्पना कर दिया है, घटनाओं का कल्पना कर दिया, नामावलियों का कल्पना कर दिया, तथ्यों का कल्पना कर दिया, इन सभी चीजों का कल्पना कर चुके हैं। वस्तुतः इन रासो काव्य में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। मतलब कल्पना को ज्यादा ऊंचा चढ़ा दिया गया है और तथ्यों को कम, मतलब निचले स्तर पर रखा गया है। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में उन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और इसी क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना भी की है। इन वीर गाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहना अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। तो इसको क्या कहा जाएगा? जो वीर गाथात्मक रचनाएं हैं वो पूरी तरीके से कल्पना प्रधान है, तथ्य प्रधान नहीं है। आगे की ओर हम जब बढ़ते हैं, और क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमको वीर एवं श्रृंगार की प्रधानता देखने को मिलता है। वीर और श्रृंगार की प्रधानता जब हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? जो रासो ग्रंथ में जो रस है, तो वो किस प्रकार का रस है? वीर एवं श्रृंगार प्रधान रस है। रासो ग्रंथ में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें परिलक्षित होती है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता बहुत ज्यादा है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना और इसमें अनायास ही हो गई है। तो युद्ध जब लड़ेंगे तो वो हंसते हुए तो नहीं लड़ेंगे, उनके अंदर एक जोश होगा, एक अंदर से मोटिवेट निकल करके आएगा कि हाँ युद्ध करना है, तो उनके अंदर वीर रस की प्रधानता देखने को मिलेगा। वीरों के मनोभावों एवं उदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में किया गया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। तो जैसे कहा गया कि यहाँ पे वीरों के मनोभावों का यहाँ पे स्पष्ट चित्रण किया गया है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थल हैं जहां वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। वीर रस का को बड़ा चढ़ाकर बोला गया है कि राजा ऐसे है, ऐसे जाकर के लड़ाई कर रहा है, यहाँ पे उसका शौर्य प्रदर्शन हो रहा है, वो इतने सुंदर राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए लड़ रहे हैं। इस तरह का जो है पूर्ण श्रृंगारिक वर्णन
जब सुंदर राजकुमारियों की बात आएगा वहां पे श्रृंगार का वर्णन होगा, युद्ध का वर्णन आएगा तो वीर रस का वर्णन होगा। अतः श्रृंगार के भावपूर्ण वर्णन का समावेश भी इन काव्य ग्रंथ में हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि वीर रस एवं श्रृंगार रस क्या होता है, तो आदिकाल के अंदर उसका प्रयोग कैसे हुआ है। और एक चीज आता है, हम आदिकाल के अंदर और एक विशेषता को हम जब देखते हैं, यहाँ पे डिंगल पिंगल भाषा का भी प्रयोग हुआ है। डिंगल और पिंगल भाषा किस तरह से प्रयोग होता है यहाँ पे देखेंगे। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अब जिस तरह का हम हिंदी बोल रहे हैं, इस हिंदी से पूरा भिन्न भिन्न जो है, अलग है हमारा जो है आदिकालीन काव्य। जैसे कि अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथ में किया है उसे डिंगल नाम दिया गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा को मिला जुला करके वो प्रयोग करते हैं जो चारण कवि हैं, इसी वजह से इसको जो है डिंगल नाम दिया गया है और इसको आदिकालीन रासो साहित्य का प्रमुख भाषा के रूप में जाना जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ साथ इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा को मिलकर के डिंगल और अपभ्रंश और ब्रज भाषा को मिलकर के क्या होता है, पिंगल भाषा बनता है। तो इन सभी चीजों को आप याद रखें, राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश भाषा को मिला जुला करके क्या होता है आपका डिंगल। और उसके बाद हम अगर नीचे देखेंगे तो किन दो चीजों को लेकर के बनता है, अपभ्रंश और ब्रज भाषा को लेकर के बनता है आपका पिंगल। समझ में आ गया। आगे बढ़े तो अलंकारों का स्वाभाविक समावेश भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सर अलंकार का समावेश कैसे देखने को मिलेगा, अलंकार का स्वाभाविक समावेश यहाँ पे देखने को मिलता है। किन चीजों को लेकर के देखने को मिलता है, हम 2 पॉइंट्स के सहारे समझने की कोशिश करेंगे। रासो साहित्य में अलंकार का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की है। तो यहाँ पे बोला गया जब अलंकार का प्रयोग होगा, अलंकार का सहारा लेकर के वो कोई चीज बोलेंगे तो वो उतना जो है सार्थक माना जाएगा। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। जब वो अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं तब वो अलंकार का सहारा लेते हैं, लेकिन वो जब चमत्कार को प्रदर्शन करते हैं तो अलंकार कहीं भी दिखाई देने को नहीं मिलता। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथ में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। वो उपमा मतलब जो अलंकारिक हम व्याकरण पढ़ेंगे तब उपमा रूपक उत्प्रेक्षा क्या होता है वो आपको बताऊंगा, लेकिन इन सभी चीजों का जब प्रयोग करते हैं आदिकालीन जो चारण कवि हैं वो क्या करते हैं, इन सभी चीजों का इतना भरपूर प्रयोग करते हैं जैसा कि हम हिंदी साहित्य के अंदर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो आपको इन सभी चीजों को याद रखते हुए चलना है। आगे की ओर है कि विविध छंदों का प्रयोग, इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे छंदों का भी प्रयोग किया है। जैसे कि रासो ग्रंथ में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता ना तो हिंदी के परवर्ती साहित्यों में मिलती है ना ही पूर्ववर्ती साहित्य में। ये एक नया चीज लेकर के आ गए। और पृथ्वीराज रासो में उन्होंने अनेक छंदों का प्रयोग किया हुआ है, जैसे दोहा, गाथा, पद्दरी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलिया आदि ऐसे बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया हुआ है। हम यहाँ पे देखें कि दोहा, गाथा, पद्दरी, तोतर, टोटक, रोला, साटक, कुंडलिया इस तरह के छंद का प्रयोग करने के बाद वो क्या करते हैं कि ये सब छंद पहले भी प्रयोग नहीं हुए हैं, यहाँ पे लिखा गया है। हिंदी के पूर्ववर्ती साहित्य में भी प्रयोग नहीं हुआ है, हिंदी के परवर्ती साहित्य में भी प्रयोग नहीं हुआ है। ये कहाँ पे ज्यादातर देखने को मिला कि पृथ्वीराज के रासो
में अनेक छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। तो विविधता के कारण ही चंद बरदाई को छंद का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसको याद रखें कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद बरदाई ने। और उनके जो छंद हैं वो क्या है? छंदों का सम्राट कहे जाते हैं। कौन? चंद बरदाई। छंदों का सम्राट कहे जाते हैं चंद बरदाई। और उनकी जो पृथ्वीराज रासो रचना है, चंद बरदाई लिखे हुए हैं पृथ्वीराज रासो, और चंद बरदाई को छंद का सम्राट कहा जाता है। उसके साथ साथ पृथ्वीराज रासो को छंद का अजायब घर कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट इस चैनल के थ्रू आपके पास आ रहे हैं। ये कंटेंट मैं आपको जो है पीडीएफ के थ्रू भी दे दूंगा और आपको इसको पढ़ करके मजा भी आएगा। तो आपको ये कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें जेआरएफ अचीवर्स हिंदी साहित्य चैनल को, और पास में आने वाले बेल आइकन्स को दबा करके हमारे अगले वीडियो की इंतजार में रहें। इस तरह के आदिकाल के अंदर जितने भी कंटेंट हैं उन सभी कंटेंट को इसी तरह से ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट मी।